नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक पुरानी बात है। रमेश, सुरेश, दीपिका और आरती ये चारों दोस्त साथ रहते थे और एक दिन वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा ना था। आरती बोली, रमेश भैया, मैं और मेरे दोस्त एक पार्टी में जा रहे हैं। अगर आप और सुरेश, दीपिका भी चलते तो अच्छा रहता। रमेश बोला, मैं और सुरेश नहीं चल सकते, पर दीपिका से पूछ लो, शायद वो चल सकती है। दीपिका बोली, हाँ मैं चलूंगी। बॉस बोला, हेलो सुरेश, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है और तुम्हारी और रमेश की छुट्टी मान ली गई है। आरती बोली, क्या हुआ सुरेश? सुरेश बोला, मेरी और रमेश की छुट्टी मान ली गई है, अब हम दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे। आरती बोली, तो ठीक है, हम बस 2 दिन बाद जाएंगे। तब तक हमें जो भी सामान ले जाना है उसका इंतजाम कर लो और पैकिंग भी कर लेते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब इन चारों के साथ वो होने वाला था जो ये चारों कभी सोच भी नहीं सकते थे। फिर 2 दिन बाद जाने से 10 मिनट पहले दीपिका बोली, एक बार सब चेक कर लो, कोई चीज छूट तो नहीं गई। रमेश बोला, सब ठीक है, अब चलो चलते हैं, जीप में बैठो सब। वो चारों बहुत खुशी से जा रहे थे, पर उनके साथ जो भी होने वाला था उससे अनजान थे। सुरेश बोला, चालू हवेली कौन सी है, अब अंदर चलते हैं। कोई इधर आए, तू ही इस बंगले का चौकीदार है ना? मोहन बोला, जी साहब, मैं इस बंगले का चौकीदार हूँ। रमेश बोला, हम यहाँ 8 दिन की छुट्टी मनाने आए हैं, तो बंगले की चाबी दो। मोहन बोला, साहब चाबी तो दे दूंगा, पर इसके अंदर नहीं जाऊंगा। सुरेश बोला, क्यों नहीं जाओगे? मोहन बोला, क्योंकि इस बंगले में 24 घंटे भूत घूमते रहते हैं। आरती बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो, झूठ मत बोलो। मोहन बोला, मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दीपिका बोली, अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है तो यहाँ काम क्यों कर रहे हो, यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हो? मोहन बोला, मैडम, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आता हूँ इधर, वो भी इतनी सारी माला और ताबीज पहनकर और भगवान की फोटो लेकर आता हूँ। मैं बंगले के बाहर ही रहता हूँ, कभी अंदर नहीं जाता हूँ। सुरेश बोला, ये सब यूं ही कह रहा है, हम चाबी लेकर बंगले के अंदर जाते हैं और अपनी छुट्टी का मजा उठाते हैं। चलो अंदर जाकर पार्टी करते हैं। चौकीदार, चाबी दो। मोहन बोला, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानकर अंदर जाना चाहते हैं तो जाइए और अपनी मौत को अपने गले लगाइए। रमेश बोला, चुप रह और चाबी दे। मोहन बोला, ठीक है, ये लीजिए चाबी। आरती बोली, यार वो जो भी बोला भूल जाओ और पार्टी का मन बनाओ और बंगले के अंदर चलो। सब मिलकर बोले, ठीक है चलो। दीपिका बोली, लगता है बंगला बहुत दिनों से बंद है, चलो पहले इसकी सफाई कर लें, फिर पार्टी करते हैं और कल बाहर घूमने जाएंगे। सब मिलकर बोले, ठीक है, चलो जल्दी से सफाई कर लेते हैं। वो लोग बंगले में तो चले गए, चौकीदार मोहन की बात ना मानकर, पर उनके बंगले में उन लोगों के साथ क्या होने वाला था उन्हें भी नहीं पता था। 1:25 दोपहर के। रमेश बोला, चलो हम सबने मिलकर साफ सफाई तो कर ली, अब थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम को पार्टी की तैयारी करते हैं। अब चलो सब अपने अपने कमरे में। आरती बोली, चलो सब पार्टी की तैयारी करते हैं। रमेश बोला, हम आते हैं। दीपिका बोली, सब आ गए हैं ना? सुरेश बोला, सब तो आ ही गए हैं। रमेश बोला, ये फर्श पर क्या लिखा है देखो। दीपिका बोली, ये तो लिखा है 8 दिन की मौत, तुम चारों मरोगे, 8 दिन में चारों मरोगे, हर 2 दिन में एक मरेगा, पहली बारी है आरती की, ठीक इसी वक्त कल मरेगी आरती। रमेश बोला, ये क्या है, ये किसने लिखा है? हाँ जरूर चौकीदार को पता होगा, चलो पूछते हैं। रमेश बोला, मोहन वो अंदर खून से लिखा है, क्या उसके बारे में जानते हो?
मोहन बोला, सर मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। अभी 1 महीने के लिए यहाँ नहीं आऊँगा, चलता हूँ। और सर ये जरूर वो आत्मा ने लिखा होगा, मैं तो यहाँ से भागता हूँ। सुरेश बोला, ये तो भाग गया, जरूर इसी ने हमें यहाँ से भगाने के लिए लिखा होगा। दीपिका बोली, तो चलो हम पार्टी करते हैं और अपनी छुट्टी का मजा उठाते हैं। ये चारों उस खून से लिखे चेतावनी को भूल गए, पर ये गलती उनके साथ आई आरती पर भारी पड़ गई। पार्टी के बाद अगले दिन दीपिका बोली, जैसे हमने तय किया था, चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। रमेश बोला, चलो चलो, ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? भूत बोला, आरती तू मेरी पहली शिकार है, कल तू मरेगी। हा हा हा। सुरेश बोला, कौन है वहाँ, कौन है? बाहर आओ, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर कौन बोला? आरती बोली, यार यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुरेश बोला, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चलो एक कमरे में बैठकर सोचते हैं। फिर वो रात को इस बात को हल्के में लेकर अपने अपने कमरे में सो गए। पर वो काली रात आरती की जान ले लेगी अगले दिन। रमेश बोला, सब बाहर आ जाओ, बाहर घूमने चलते हैं। सुरेश बोला, सब आ गए पर आरती नहीं आई। दीपिका बोली, क्या हुआ आरती को? चलो उसके कमरे में जाकर देखते हैं। सुरेश बोला, आरती नहीं, ये क्या हो गया, ये तो मर गई। दीपिका बोली, यार चलो यहाँ से, चलो जल्दी। सुरेश बोला, 1 मिनट, फर्श पर कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है, मेरा अगला शिकार रमेश है, तू नहीं बचेगा रमेश। रमेश बोला, यार यहाँ से जल्दी चलो। ये क्या, फिर से दरवाजे अपने आप बंद हो गए, कैसे? सुरेश बोला, कोई बात नहीं, आज हम एक साथ रहेंगे। वो लोग अपने एक साथी को खो चुके थे, पर इस बार रमेश को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग एक साथ ही रहे। फिर अगले 2 दिन बाद सुरेश बोला, वो आज की ही बात कर रहा था, इसलिए आज हमें एक साथ और चौकन्ना रहना होगा। पर वो वहाँ से नहीं भागे, इसलिए दूसरे साथी को खोना पड़ा। रमेश बोला, यार तुम दोनों को नींद आ रही है, पर सोना मत यार, जागे रहो। यार ये दोनों तो सो गए, अब क्या होगा? भूत बोला, मैं आ गया रमेश, तू मेरा दूसरा शिकार है। रमेश बोला, नहीं नहीं, आ। पर सुरेश और दीपिका सोते रहे और जागे तो 2 दिन बाद, जब वो आत्मा अपना अगला शिकार करने वाली थी तब। सुरेश बोला, मैं कब से सो रहा हूँ, उठो दीपिका, दीपिका उठो उठो। दीपिका बोली, क्या हुआ सुरेश, हम पिछले 2 दिन से सो रहे हैं क्या? सुरेश बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, यानी आज उसका शिकार मैं या तुम हो। दीपिका बोली, सुरेश ये देखो। सुरेश बोला, नहीं नहीं, रमेश को क्या हो गया? दीपिका, हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो आरती और रमेश की तरह हम भी मारे जाएंगे। दीपिका बोली, भागो यहाँ से। वो दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े ही थे, तभी दरवाजा अपने आप लग गया। सुरेश बोला, फिर से दरवाजा बंद हो गया। दीपिका बोली, सुरेश तोड़ दो दरवाजे को जल्दी। सुरेश बोला, ठीक है। सुरेश दरवाजे को तोड़कर अपनी कार में बैठा और उसके साथ दीपिका भी बैठी। तभी भूत पीछे से आया। भूत बोला, जैसे ही सुरेश ने गाड़ी जल्दी से चालू की तो उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और वो गाड़ी विस्फोट हो गई और उसी विस्फोट में दीपिका और सुरेश भी मारे गए। भूत बोला। तभी उस इलाके का इंस्पेक्टर वहां आया और सब देखकर भूत उर्फ चौकीदार को अपने साथ ले गया पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले ने पूछा, तुमने इन चारों को क्यों मारा और कैसे मारा? भूत उर्फ चौकीदार बोला, उन लोगों ने मेरी पूरी परिवार को मार दिया था, इसलिए मैंने उनसे बदला लिया। पुलिस वाला बोला, क्यों मारा था जान से, तुम्हारे परिवार को बताओ। भूत उर्फ चौकीदार बोला, उन लोगों ने पैसे और जायदाद के लिए मारा था, इसलिए मैंने उन लोगों को मारा। पहले आरती को मारा, फिर रमेश को, फिर दीपिका और सुरेश को मार डाला। मेरा बदला पूरा हुआ। अब मेरा परिवार जिंदा नहीं है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं? देखते देखते मोहन ने पुलिस की बंदूक निकालकर खुद को गोली मार ली। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी।
कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। जोनाथन कुछ गुनगुनाता हुआ अपने घर की सीढ़ी चढ़ रहा होता है। तब उसकी पत्नी नैन्सी ऊपर खिड़की से अपने पति को देख रही थी। जोनाथन के हाथ में पत्तियों के बीच कुछ था, जिसे देख नैन्सी घर का दरवाजे तक आई। जोनाथन उसके सामने था। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि कल सुबह जब जोनाथन तिलमिलाते हुए घर से निकला था तब नैन्सी बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे आवाज लगाती हुई आई थी। पर जोनाथन ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। बहुत गुस्से में था। उसे डर था कि जोनाथन नाराज गांव वालों से फिर कोई झगड़ा मोल ना ले। पहले से ही उसका गांव वालों से बैर चल रही है। जोनाथन उसके सामने था। उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कान थी, जिसे सदियों बाद उसने उसके चेहरे पर देखा था। आखिर जीवन के संघर्ष ने धीरे धीरे उसके जीवन को बेहतर बना दिया था। ये लो, नैन्सी की तिंद्रा भंग होती है। उसको वो समझाते हुए बोला, मांस है इसमें, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आज हम इसे पकाकर दावत करेंगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। जोनाथन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ चुका था। नैन्सी दरवाजा बंद करते वक्त एक बार बाहर देखती है। यहाँ के बरसाती मौसम में सभी के घर ऐसे ही बांस से बने थे, ऊपर मचान जैसा। उसे धीरे धीरे बादल घिरते हुए दिखाई देते हैं। शायद फिर से बारिश के आसार थे। यहाँ तो खैर ऐसा होता ही रहता है, इसलिए गांव के सभी के घर ऐसे ही मचान जैसे सीढ़ियों पर ऊपर की ओर बने थे, क्योंकि यहाँ जंगल से अक्सर कोई न कोई जंगली जीव जंतु आ जाते। यहाँ तक कि जिसके पास बकरियां होती उसे भी वो ऊपर ही बांधते। घने जंगल के पास ऐसे ही 2-3 गांव थे। यहाँ के लोग वर्षा वन होने के कारण कुछ खेती तो कुछ बाकी के ज्यादातर लोग जंगल पर निर्भर थे, इसलिए गांव में उनका आना जाना बना रहता। ऐसे ही जोनाथन 3 दिन पहले तक यहाँ के मुखिया के खेत पर काम करता था। वहीं उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। नैन्सी दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। अंदर जोनाथन के साथ उसके 3 बच्चे पूरी उमंग में थे। 8 और 11 वर्षीय उसके बच्चे अपने पिता को घेरे खड़े थे। नैन्सी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है। एक पल ऐसा आता है जब जोनाथन और नैन्सी की आंख आपस में मिलती है। तब जोनाथन जैसे आंख से ही कह देता है कि जब तक तुम खाना बनाओ मैं बच्चों को बहलाता हूँ। अरे सब शांत हो जाओ तभी मैं कुछ सुनाऊंगा, अपने हाथों को हवा में लहराते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर सब शांत होकर उसके आसपास उसे घेर कर बैठ जाते हैं। तो सुनो, एकदम सच्ची कहानी बताता हूँ कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ। कहते कहते अपने मुंह को गोल गोल कर लेता है। ये एक डरावनी और सच्ची कहानी है। बच्चे आपस में सिमट कर बैठ जाते हैं। घना जंगल था, उसमें मैं चले जा रहा था, बेखौफ बेखबर। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब जंगल के बीचों बीच आ गया। वहाँ इतना घना जंगल था कि दिन में भी रात जैसा लग रहा था। मैं एक पल रुककर अपने आसपास देखता हूँ। चारों ओर बस घने पेड़ ही पेड़ थे। मैं कुछ देर वहीं ठिठक कर एक पल चुप होकर जोनाथन अपने बच्चों के चेहरे की ओर देखता है। फिर उनकी तरफ झुकते हुए अपने हाथों को चारों ओर घुमाकर गोल आकार में घुमाते हुए कहता है, मैं चारों तरफ घूमता हूँ। उस पल ऐसा लगता है जैसे मैं रास्ता ही भटक गया हूँ। कहाँ से आया, अब किस ओर बढ़ना है, कुछ नहीं सूझ रहा था। आखिर थक कर मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक एक तेज गुर्राहट सुनी। मेरी आंख खुलती है। मैं अचौक कर उठ जाता हूँ। शायद रात हो चुकी थी। मैं अपने सामने देखता हूँ पर सामने कोई नहीं था। शायद कहीं पास से ही ये आवाज आई थी। आवाज लगातार आ रही थी। मैं तेजी से उठा और आवाज की ओर बढ़ा। थोड़ा डरा हुआ तो था, लेकिन उस आवाज को भी जानना चाहता था। मैंने एक घने पेड़ के पीछे छुपकर देखा। वहाँ कोई था, बल्कि वहाँ कई परछाई सी थी। उस अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं अपनी आंख गड़ाए उसे देखने की कोशिश
कर रहा था। तभी चांद पर से जैसे बादल का एक टुकड़ा हटा और उस अंधेरे के हिस्से पर कुछ रोशनी पड़ी। फिर जो मेरी आंखों ने दृश्य देखा तो मेरी आंख डर से फूली की फूली रह गई। वहाँ आदम भेड़िए थे। आदम भेड़िए। सभी बच्चे धीरे धीरे फुसफुसाए। हाँ, वहाँ एक नहीं कई आदम भेड़िए थे, छोटे बड़े कई, जैसे ये उनका कोई परिवार था। मैं अपनी सांस रोककर देख रहा था, जिसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और मुंह के दोनों तरफ से उनके नुकीले दांत बाहर निकले हुए बहुत ही भयानक लग रहे थे। तभी बादल का टुकड़ा उस चांद को फिर से ढक लेता है और उसी के साथ वहाँ के वातावरण में एक साथ कई आवाज निकली। आवाज गूंज उठी। मैं अंदर तक कांप गया। डर कर मैं थोड़ा पीछे हो गया और अगले ही पल उनकी ऊ ऊ की आवाज एकदम से बंद हो गई। मैं थोड़ा और पीछे हुआ। मेरे पैरों से वहाँ के सूखे पत्तों से खड़खड़ की आवाज हुई। मैं बुरी तरह से डर गया। मैं भागा, जहाँ रास्ता दिखा वहाँ भागा। अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ नहीं समझ रहा था, मैं बस भागे जा रहा था कि किसी पेड़ या पत्थर से टकराकर मैं गिर गया। मैं अब जमीन पर पड़ा बुरी तरह से हाँफ रहा था। जोनाथन अपने मुंह से हाँफने की आवाज निकालता है और बच्चे उसकी बाहों में सिमट आते हैं। जोनाथन सुनाना जारी रखता है। तभी एकदम से धूप की आवाज होती है और मैं क्या देखता हूँ कि एक बड़ा सा भेड़िया मेरे सामने था। मैं चांद की हल्की हल्की रोशनी में उसे साफ साफ देख सकता था। कमर से नीचे इंसान और ऊपर से पूरा जंगली भेड़िया। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। उसके पंजे मेरी ओर उठे थे और उसका जबड़ा खुला था, जिस पर से लाल रंग की लार सी टपक रही थी। मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा, पर उस वक्त मेरे चेहरे के सामने एकदम से तुम तीनों का चेहरा घूम गया। मैं ये सोचकर घबरा गया कि क्या अब मैं तुम लोगों को कभी नहीं देख पाऊंगा। अपनी बात को कुछ पल के लिए रोककर अपने बच्चों के चेहरे पर आते दर्द को वो महसूस करता है। तभी उसका बड़ा बेटा धीरे से पूछता है, डैड, मैंने सुना है अगर वो काट ले तो सामने वाला भी भेड़िया बन जाता है। वो अपने प्रश्न का उत्तर में वो बड़ी बेबसी से अपने पिता के चेहरे की तरफ देखता है। जोनाथन धीरे से कहानी शुरू करता है, मुझे भी यही लग रहा था और वो मुझे खा भी सकता था, पर तुम लोगों के पास वापस भी तो आना था। यही सोचकर मैंने जमीन की मिट्टी उठाई और उसकी आंख में झोंक दी। उस पल वो तिलमिला गया। डैड डैड, अब के छोटे बेटे ने अपने पिता की तरफ देखते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ? मैं तुम लोगों के सामने हूँ, देखो, कहकर जोनाथन जोर से हंसता है। उसे हंसते देख उसके बच्चे भी हंसने लगते हैं। कुछ ही पल में वहाँ हंसी का फुहारा सा छूटता है। नैन्सी, जो खाना बनाती बनाती उस कहानी को भी सुन रही थी, वो भी हंस पड़ती है। अच्छा, तुम सब बैठो, मैं देखकर आता हूँ कि खाना बना या नहीं। जोनाथन नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है, फिर थोड़ा डर चेहरे में लाते हुए कहती है, क्या खूब बच्चों को बहलाया, सच में मैं तो डर ही गई। अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, हम सदा साथ रहेंगे ऐसे ही खुशी खुशी। जोनाथन आज वाकई बहुत खुश था। नैन्सी भी साथ में मुस्कुराई। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कल मैं बहुत घबरा गई थी जब तुम पर गांव वालों ने बकरी चोरी का इंजाम लगाया, जबकि तुम जी तोड़ मेहनत करते थे। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज पूरे चांद की रात थी। आधी रात जब सारा गांव सो गया और आसमान में चांद पर से बादल का एक टुकड़ा टूट गया तो जोनाथन के घर की छत से एक साथ कई मिली जुली ऊ की आवाज गूंज उठी। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।